नमस्कार, स्वागत है सभी बच्चों का आपके अपने इस मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन क्लास जो है वो रेगुलर चलाए हुए हैं। गर्मियों की छुट्टियों में भी अपनी ऑनलाइन क्लासेज जो है वो रेगुलर रहेंगी। इसी क्रम में हम लोगों ने 6th चैप्टर जो है अभी हाल ही में कंप्लीट किया है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 6th चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग 7th चैप्टर की वो एक्सरसाइज 7.6 जो कहीं ना कहीं 6th चैप्टर के ऊपर डिपेंड कर रही थी, रोले तथा लैग्रांज मध्यमान प्रमेय को हम लोग सत्यापित करेंगे चैप्टर जो एक्सरसाइज है अपनी 7.6 के अंदर। वो कहीं ना कहीं 6th चैप्टर के ऊपर डिपेंड कर रही थी, वो हम पहले कर चुके हैं। उसमें हमने पढ़ लिया था कि किसी भी फलन को किसी भी बिंदु के ऊपर सतत प्रूफ करने का रूल क्या होता है, किसी भी फलन को किसी भी बिंदु पे अवकलनीय प्रूफ करने का रूल क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा पूरा वीडियो जो है वो किसके ऊपर को बेस्ड होगा, रोले तथा लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय के ऊपर। तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.5 जो हमें रोले की मध्यमान प्रमेय तथा लैग्रांज मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करने के ऊपर बेस्ड होगी। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, इस थ्योरी को समझने से पहले आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट समझना पड़ेगा। क्वेश्चन हमसे किस प्रकार से पूछा जाएगा, इस बात के ऊपर आप लोग विशेष गौर करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, क्वेश्चन इसका जो प्रारूप होता है वो इस तरह से होता है कि आपको एक फलन दिया जाएगा। आपको यहां पर एक फलन दिया जाएगा, जैसे यहां पे एक फलन दे दिया fx, वो किसी भी प्रकार का एक फलन हो सकता है। साथ में आपको यहां पे एक अंतराल दिया जाएगा, जैसे मैं यहां मान के चल रहा हूं ab, जैसे मैं यहां पे मान के चल रहा हूं ab। तो देखिए बच्चों, आपको एक फलन दिया जाएगा, आपको एक अंतराल दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस फलन के लिए आप रोले या लैग्रांज मध्यमान प्रमेय का सत्यापन कीजिए। इस प्रकार के लैंग्वेज आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। तो देखिए बच्चों, रोले की जो मध्यमान प्रमेय है, जो लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय है, वो कुछ शर्तों के साथ प्रूफ होती है। उनको सत्यापित करने के लिए हमें 3 या 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। तो रोले तथा लैग्रांज मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करने के लिए आपको कुछ चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। आपको क्रमबद्ध तरीके से उन चरणों को चेक करते जाना है, और जैसे आप लास्ट स्टेप में पहुंचते हो और आप अगर वो लास्ट चरण प्रूफ कर देते हो तो अपना ये पार्ट प्रूफ हो जाता है कि यहाँ पे रोले प्रमेय सत्यापित हो चुकी है, यहाँ पे लैग्रांज मध्यमान प्रमेय सत्यापित हो चुकी है। मैं यहाँ पे उन चरण के बारे में आपको डिस्कशन करूंगा। मैंने आपको क्वेश्चन का प्रारूप बता दिया कि आपको पहले एक फलन दिया जाएगा, किसी भी प्रकार से हो सकता है, कैसा भी फलन हो सकता है। साथ में आपको हमेशा एक अंतराल मिलेगा और इस अंतराल में आपको इस फलन के रोले या लैग्रांज मध्यमान प्रमेय का सत्यापन करना होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए बच्चों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि जब रोले का मध्यमान प्रमेय आपसे प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा तो आपके पास कौन से यहाँ पे चरण होंगे। लेकिन पहली शर्त है कि यदि f एक वास्तविक फलन संवृत अंतराल ab में इस प्रकार से परिभाषित है। क्या रूल होगा, देखिए बच्चों, रोले की मध्यमान को प्रूफ करने के लिए जो पहली शर्त है, वो पहली शर्त ये है कि जो फलन f है वो संवृत अंतराल, इस बात पे आप गौर करेंगे बच्चों, संवृत अंतराल का मतलब बड़ा ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। जो भी अंतराल आपको यहां दिया गया है उसके संवृत अंतराल में ये फलन सतत होना चाहिए। कहने का मतलब यहां पे बाउंड्री के वैल्यूज भी उसमें शामिल होगी, यानी बाउंड्री के ऊपर जो बिंदु होंगे उनके ऊपर भी फलन क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। 2 नंबर क्या कंडीशन लगेगी बच्चों, फलन f जो है वो विवृत अंतराल ab, यानी इस बार यहां छोटा ब्रैकेट है, ओपन इंटरवल है, फलन f जो है वो विवृत अंतराल ab में अवकलनीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहां पे, अवकलनीय। ये रोले की मध्यमान प्रमेय के सत्यापन की दूसरी शर्त है। तो आपको इस फलन में रोले प्रमेय का सत्यापन करने के लिए जो पहली शर्त है वो तो है कि फलन f जो है वो संवृत अंतराल ab में सतत होना चाहिए। दूसरी शर्त आपको ये चेक करनी पड़ेगी कि फलन f जो दिया गया है वो विवृत अंतराल ab में अवकलनीय है या नहीं है। जैसे ये दोनों शर्त आप लोग चेक कर लेते हो और वो बिल्कुल सही पाई जाती है तो आप मूव करते हो तीसरी शर्त की तरफ। अगर इन दोनों में से कोई भी एक शर्त गलत हो जाती है बच्चों, तो वहां पे रोले प्रमेय का सत्यापन संभव नहीं होता है और वो क्वेश्चन वहीं स्टॉप हो जाएगा। जैसे यहां पे पहली शर्त लागू होगी तभी हम दूसरी शर्त की तरफ बढ़ेंगे, दूसरी शर्त लागू होगी तभी हम तीसरी शर्त की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, यहां पे तीसरी शर्त क्या कह रही है कि यदि fa बराबर fb हो, कहने का मतलब जो फलन fx हमें दिया हुआ है उसमें जब मैं पहला बिंदु a रखूंगा तो मुझे fa प्राप्त होगा
और जब दिए गए फलन में मैं x के स्थान पे b रखूंगा तो मुझे एफ बी का मान प्राप्त होगा। और दोनों मानों में रिलेशन क्या होना चाहिए कि वहां एफ ए बराबर होना चाहिए एफ बी के। अगर एफ ए बराबर है एफ बी के तो फिर विवृत अंतराल ए बी में, तो कौन से अंतराल की बात हो रही है यहां पे, विवृत अंतराल ए बी में, इस बात पे विशेष गौर करिए बच्चों। तो विवृत अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु सी, विवृत अंतराल ए बी में एक बिंदु सी इस प्रकार से विद्यमान होगा जिसके लिए एफ डैश सी का मान क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। जिसके लिए एफ डैश सी का मान क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। और इसी समीकरण से हमें यहां पे सी का मान निकालना है और वो सी का मान जो है वो विवृत अंतराल ए बी के मध्य का आना चाहिए। अगर हम सी का मान इस प्रकार से प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा लास्ट चरण कंप्लीट हो जाएगा और हम कहेंगे कि इस फलन में रोले की प्रमेय का सत्यापन हो चुका है। एक बार फिर समझ लीजिए बच्चों, रोले की मध्यमान प्रमेय का सत्यापन करने के लिए जो पहली शर्त है कि फलन f जो है वो समवृत्त अंतराल ए बी में सतत होना चाहिए, फलन f जो है वो विवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय होना चाहिए, तथा तीसरी और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शर्त है कि यहां एफ ए बराबर होना चाहिए एफ बी के। तब यहां विवृत अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु सी इस प्रकार से विद्यमान होगा जिसके लिए एफ डैश सी बराबर 0 आपको प्राप्त होगा। और यहां पर ये जो है ये समीकरण जो है यहां से आपको सी का मान प्राप्त करना है और वो सी का मान विवृत अंतराल ए बी में आना चाहिए। अगर हम वो सी का मान प्राप्त कर लेते हैं तो हम कहेंगे कि यहां पे रोले की प्रमेय का सत्यापन हो चुका है। अब देखिए बच्चों, हम बढ़ते हैं यहां पे लाग्रांज मध्यमान प्रमेय की तरफ। कौन सी प्रमेय की तरफ, लाग्रांज मध्यमान प्रमेय की तरफ। तो देखिए बच्चों, यहां पे लाग्रांज मध्यमान प्रमेय भी उन्हीं 3 शर्तों के साथ चलेगी जिसमें जो पहली शर्त है, पहली शर्त बिल्कुल वही है कि फलन f जो है वो समवृत्त अंतराल ए बी में सतत होना चाहिए। फलन f जो है वो समवृत्त अंतराल ए बी में सतत होना चाहिए। फलन f जो है नेक्स्ट अपना जो पॉइंट होगा वो विवृत्त अंतराल ए बी में अवकलनीय होना चाहिए। कहने का मतलब बच्चों, रोले तथा लाग्रांज मध्यमान प्रमेय को लागू करने के लिए जो प्रारंभिक 2 शर्तें हैं वो बिल्कुल समान है। कहने का मतलब अगर ये दोनों शर्तें यहां पे लागू नहीं होती है किसी फलन में तो ना तो वहां रोले प्रमेय का सत्यापन होगा, ना ही वहां पे लाग्रांज मध्यमान प्रमेय का सत्यापन होगा। इसके लिए प्रारंभिक 2 स्थितियां जो है वो दोनों ही प्रमेय के लिए आवश्यक है। अंतर जाके पड़ता है तीसरी शर्त के ऊपर जिसमें यहां रोले प्रमेय के लिए तो एफ ए बराबर एफ बी था, जबकि यहां तीसरी शर्त में अगर एफ ए बराबर नहीं है एफ बी के तो फिर यहां पे कौन सी प्रमेय यहां पे लागू होगी, यहां पे लाग्रांज मध्यमान प्रमेय। तो देखिए बच्चों, तीसरी शर्त के अनुसार अगर एफ ए बराबर नहीं है एफ बी के तो फिर विवृत अंतराल ए बी में एक बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान होगा जहां एफ डैश सी बराबर होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस सी। तो इस फॉर्मूले से, इस समीकरण से हमें इस बार सी का मान निकालना है और वो सी का मान विवृत अंतराल ए बी में आना चाहिए। अगर वो सी का मान विवृत अंतराल ए बी में इस समीकरण के माध्यम से हम प्राप्त कर लेते हैं तो वहां पे लाग्रांज मध्यमान प्रमेय जो है वो सत्यापित हो जाती है। और यहां पर रोले प्रमेय के लिए हमें एफ डैश सी बराबर 0 वाली समीकरण का इस्तेमाल करना होगा सी का मान ज्ञात करने के लिए। तो देखिए बच्चों, दोनों ही प्रमेय के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है मैं आपको बता दूं। शुरू की जो 2 पॉइंट्स हैं वो तो हमें चेक करने ही पड़ेंगे, चाहे वो रोले का मध्यमान प्रमेय हो चाहे लाग्रांज मध्यमान प्रमेय हो। लेकिन जो तीसरी शर्त है वो इनमें भिन्नता उत्पन्न करती है, दोनों को अलग अलग करती है। अगर एफ ए बराबर एफ बी हो तब तो रोले की मध्यमान प्रमेय, और अगर एफ ए बराबर नहीं हो एफ बी के तो लाग्रांज मध्यमान प्रमेय लागू होगी। और अगर दोनों ही शर्त अपने अपने हिसाब से लागू होती है तो विवृत अंतराल ए बी में एक बिंदु सी इस प्रकार से विद्यमान होगा कि रोले की प्रमेय के लिए तो एफ डैश सी बराबर 0 प्राप्त होगा, जबकि लाग्रांज मध्यमान प्रमेय के लिए एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बट्टे बी माइनस ए के इक्वल आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से सी का मान विवृत अंतराल ए बी में प्राप्त करना ही दोनों प्रमेय का सत्यापन कहलाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग रोले तथा लाग्रांज मध्यमान प्रमेय का बच्चों तो हम समझ लेते हैं यहाँ पे रोले और लाग्रांज मध्यमान प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। ज्यामितीय अर्थ जो है वो यहाँ पे इनका क्या होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक फलन हमें यहाँ पे लिया गया, फलन को मैंने यहाँ पे ज्यामितीय रूप से प्रदर्शित किया। यहाँ पे ये फलन एफ एक्स का यहाँ पे आरेख खींचा हुआ है, फलन एफ एक्स का आरेख खींचा हुआ है जो कि समवृत्त अंतराल में सतत भी है और जो विवृत अंतराल ए बी के अंदर अवकलनीय भी है, क्योंकि ये कहीं से भी ब्रेक नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है।
अब देखिए बच्चों, किसी बिंदु ए के ऊपर यहां पे जो फलन का मान है वो एफ ए है और बिंदु बी के ऊपर जो फलन का मान है वो एफ बी है। तो देखिए बच्चों, कंडीशन के अनुसार रोले प्रमेय की बात करें तो मुझे एफ ए बराबर लेना था एफ ई एफ बी। तो मैंने देखिए बच्चों यहाँ पे दोनों ही डिस्टेंस, ये देखिए जो दोनों ही ऊंचाइयां हैं वो मैंने यहाँ पे बराबर लिए, जिससे एफ ए बराबर क्या आ गया, एफ बी आ गया। तो बच्चों इसमें किस प्रकार से यहाँ पे जिसका ज्यामितीय अर्थ क्या होगा रोले की प्रमेय का? ज्यामितीय अर्थ का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर किसी वक्र में ये स्थिति है कि किसी बिंदु ए पर फलन का मान और बिंदु बी पर फलन का मान आपस में इक्वल है, तो उस अंतराल ए बी के बीच में जो वक्र का हिस्सा है, जो उस अंतराल ए बी के बीच में जो वक्र का हिस्सा है, वहां कहीं ना कहीं कम से कम एक बिंदु सी इस प्रकार का अवश्य जरूर होगा जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा, ध्यान रहे बच्चों, जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा एफ ए और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के आपस में क्या हो, समांतर हो। ध्यान रहे बच्चों, मैं फिर समझा देता हूं कि यहां पर इस प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ ये होता है कि अगर किसी बिंदु ए पर फलन का मान और बिंदु बी पर फलन का मान आपस में इक्वल हो, तो उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उन दोनों अंतराल के बीच में किसी न किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के समांतर होगी। यानी कि यहां पे मैंने मान लिया कि ए और बी के अंतराल में एक बिंदु सी इस प्रकार से विद्यमान है जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों बिंदुओं को अगर मैं यहां पर ए बी नाम दे देता हूं तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ए बी के क्या है, समांतर है। चूंकि यहां पर ए बी रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि यहां पर एक्स अक्ष के समांतर किसी भी रेखा की जो प्रवणता है वो 0 के बराबर होगी। इसीलिए चूंकि यहां पर बिंदु सी पर खींची गई स्पर्श रेखा ए बी रेखा के समांतर है, इसलिए बिंदु सी पर खींची गई रेखा की जो प्रवणता है यानी कि जो एफ डैश सी है वो किसके बराबर होगा, यहां पे 0 के बराबर होगा। इसलिए यहां पे जो लास्ट कंडीशन है वो हमें क्या दी गई है कि एफ डैश सी जो है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो देखिए बच्चों, लंगराज मध्यमान प्रमेय के लिए जो ज्यामितीय अर्थ है वो क्या होगा, यहां पे पहली शर्त यहां पर ये है, ये दोनों शर्तों तो लागू होनी चाहिए फलन के ऊपर, लेकिन जो तीसरी शर्त है वो यहां पर ये है कि एफ ए बराबर नहीं है एफ बी के। तो हमने यहां पर जो फलन लिया है उसमें हमने बिंदु x बराबर a पे जो फलन का मान है और बिंदु x बराबर b पे जो फलन का मान है एफ बी, वो हमने आपस में इक्वल नहीं लिया है। तो यहां पे एफ ए बराबर नहीं है एफ बी के। उस कंडीशन में इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों बिंदु ए और बी के बीच में जो वक्र का हिस्सा है वहां पर एक बिंदु सी इस प्रकार से जरूर विद्यमान होगा जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा यहां पर बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा के क्या हो, समांतर हो। तो देखिए बच्चों, यहां बहुत सिंपल है, बिंदु सी पर यहां पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है उसकी प्रवणता हम एफ डैश सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ डैश सी से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि बिंदु सी पर खींची गई स्पर्श रेखा और रेखा ए बी आपस में समांतर हैं, तो आप भली भांति जानते हो कि दो समांतर रेखाओं की जो प्रवणताएं हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो बिंदु सी पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी एफ डैश सी। क्या होगी, एफ डैश सी। तो यहां पे एफ डैश सी को हम बिंदु सी पर खींची गई प्रवणता के रूप में भी जानते हैं। और ए बी रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी, चूंकि ए बी रेखा दो बिंदु ए एफ ए तथा बी एफ बी से होकर गुजरने वाली रेखा है, तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो बच्चों यहां पर आ जाएगा ए बी रेखा की प्रवणता एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए। तो यहां पर ये ए बी रेखा की प्रवणता है, ये वक्र के किसी बिंदु सी पर खींची गई रेखा की प्रवणता है। चूंकि दोनों रेखाएं समांतर है इसलिए दोनों की प्रवणताएं समान होंगी, इसलिए यहां पे हमें लास्ट कंडीशन जो है वो प्राप्त हो जाती है और इसी सूत्र से, इसी समीकरण से हमें यहां पे सी का मान प्राप्त करना होता है। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे रोले मध्यमान प्रमेय और लंगराज मध्यमान प्रमेय के जो थ्योरेटिकल नियम है वो भी पढ़ लिए, इनका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या हमें वास्तव में समवृत्त अंतराल ए बी में फलन को सतत सिद्ध करना होगा, क्या हमें वास्तव में विपरीत अंतराल के प्रत्येक बिंदु पे अवकलनीय सिद्ध करना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप ध्यान रखिए बच्चों, इसको जो लिखने का तरीका है, इन क्वेश्चंस को जो करने का तरीका है वो अपने आप में थोड़ा अलग होगा। आपको यहाँ पे अगर किसी फलन को समवृत्त अंतराल ए बी या दिए गए अंतराल के अंदर अगर आपको उसको सतत सिद्ध करना है
तो आपको उसको प्रत्येक बिंदु पे सततता की जांच नहीं करनी है, ऐसे तो ये कभी सवाल कंप्लीट होगा ही नहीं। तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको फलन की विशेषता के आधार पे, जो विशेषताएं आपको छठे चैप्टर में लिखवाई गई थी कि ये फलन हमेशा सतत रहता है, ये फलन हमेशा अवकलनीय रहता है, किस वजह से ये फलन हमेशा सतत रहता है, क्या रीजन है उसके पीछे, केवल फलन की विशेषता का वर्णन करते हुए आपको ये सिद्ध करना होगा कि दिया गया फलन इस समृत अंतराल में भी क्या होगा, सतत होगा। आपको प्रत्येक बिंदु पे सततता जांच करने नहीं बैठना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अवकलनीयता चेक करने का जो तरीका होगा वो बेहद आसान होगा। जो फलन आपको दिया गया है आप उसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ध्यान दे बच्चों, अवकलनीयता के लिए आप वो मेथड नहीं अपनाएंगे जो हम छठे चैप्टर में अपना चुके हैं। वो हम तभी अपनाएंगे अगर फलन अवकलनीय नहीं हो किसी बिंदु पे। लेकिन अगर कोई फलन किसी बिंदु पे अवकलनीय है, विपरीत अंतराल में अवकलनीय है, तो हमारा जो लिखने का तरीका वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्या होगा उसको तरीका, ये होगा कि दिए गए फलन का हम सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद हम ये तय कर देंगे कि प्राप्त अवकलज के अंदर विपरीत अंतराल AB का कोई भी बिंदु अगर मैं रखता हूं तो मुझे अस्तित्वहीन राशि प्राप्त नहीं होती है। मतलब इसके अवकलज के अंदर मुझे इस अंतराल के अकॉर्डिंग एक अस्तित्व वाली, एक परिभाषित, एक परिमित राशि जो है मुझे प्राप्त होती है। अगर ऐसा है तो वो फलन जो होगा वो निश्चित तौर पे विपरीत अंतराल के अंदर क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो आपको एक इस प्रकार का लॉजिक और स्टेटमेंट जो है हर सवाल में डालना होगा। तीसरे और बाकी बचे हुए केसेस के अंदर आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। तो ध्यान रहे बच्चों, ये विशेष बात पे आप गौर करोगे कि यहाँ पे अगर किसी फलन को समृत अंतराल में अगर सतत सिद्ध करना है तो हमें केवल फलन की खासियत का इस्तेमाल करना है। अवकलनीय सिद्ध करना है तो उस फलन का अवकलन करके हमें ये दिखाना होगा कि विपरीत अंतराल AB के किसी भी बिंदु पर अवकलज वाला जो पार्ट है वो हमें कभी भी अनंत मान प्राप्त नहीं देगा, अनंत मान हमें कभी नहीं देगा। यानी वो कभी भी विपरीत अंतराल AB के किसी भी बिंदु पर अपरिभाषित नहीं होगा। अगर ऐसा हम प्रूफ कर लेते हैं तो वो फलन जो है उस विपरीत अंतराल के अंदर क्या हो जाएगा, अवकलनीय कहलाएगा। बाकी बचे हुए पार्ट भी हम छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे और C का मान हम लोग प्राप्त कर लेंगे और इस प्रकार से हम लोग दोनों ही प्रमेय का सत्यापन करेंगे। यहाँ तक तो था बच्चों थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जिससे आपको पूरा क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से और ये जो पूरी थ्योरी है वो आपको अच्छे से क्लियर हो। तो चलिए बच्चों, थ्योरेटिकल पार्ट के बाद में अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते ही आपको वो जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आप दोबारा थ्योरेटिकल पार्ट को समझने का प्रयास करें तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, आपको जैसा मैंने बताया था कि सवाल का फॉर्मेट क्या होगा, आपको एक फलन दिया जाएगा, कैसा भी हो सकता है। उसके बाद आपको एक अंतराल दिया जाएगा, अंतराल भी यहाँ पे दिया गया है। और हमें पहले क्वेश्चन के अंदर जो है वो, जिसमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, हमें रोले की प्रमेय का सत्यापन करना है। तो देखिए बच्चों, हमें इस फलन के लिए इस अंतराल में जब मुझे रोले की प्रमेय का सत्यापन करना है तो रोले की प्रमेय में जो 3 चरण हमें दिए गए थे, हमें उन्हीं चरणों को क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पे लिखना होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट जो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। यहाँ पे मैं इस पर क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ, जिसके लिए हम लोग जो पहला पार्ट है अपना स्टेप 1 जो है, स्टेप 1 यहाँ पे क्या होगा, पहला चरण जो था रोले की प्रमेय का कि ये फलन जो है वो समवृत्त अंतराल AB में क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, क्या हम लोग इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पे इसकी सततता की जांच करने नहीं बैठेंगे। हमें क्या करना होगा, हमें केवल फलन की खासियत का इस्तेमाल करना होगा। और यहाँ पे फलन की खासियत क्या है बच्चों, आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि जो दिया गया फलन है वो चरघातांकी फलन, साइन तथा कोस के त्रिकोणमितीय फलन का अंतर और गुणनफल है। दिया गया जो फलन है वो चरघातांकी फलन और त्रिकोणमितीय फलन में साइन और कोस के अंतर और गुणनफल का फलन है। और हम जानते हैं कि ये सारे फलन जो होते हैं वो प्रत्येक अंतराल में सतत होते हैं। हम पढ़ चुके हैं ये बात कि चरघातांकी फलन और त्रिकोणमितीय फलन में भी जो साइन और कोस वाले जो फलन होते हैं वो सब फलन जो है आपस में सतत होते हैं, प्रत्येक बिंदु पे सतत होते हैं। तो इन सभी फलनों का जो अंतर और गुणनफल होगा वो भी प्रत्येक बिंदु पे सतत होगा। और बस इसी लॉजिक के अनुसार हमें ये प्रूफ करना है कि दिया गया फलन जो है इस समवृत्त अंतराल में भी सतत होगा, क्योंकि ये प्रत्येक अंतराल और प्रत्येक बिंदु पे क्या होता है, सतत होता है। तो देखिए बच्चों, हम यहां पे क्या लिखेंगे, चूंकि दिया गया फलन चरघातांकी फलन साइन
व कोस के त्रिकोणमितीय फलन साइन व कोस के त्रिकोणमितीय फलन के अंतर और गुणनफल, अंतर और गुणनफल का फलन है। तथा ये सभी फलन प्रत्येक बिंदु व प्रत्येक अंतराल में, प्रत्येक बिंदु व प्रत्येक अंतराल में सतत होते हैं। अतः दिया गया फलन संवृत अंतराल π/4 से 5π/4 में सतत होगा। तो बच्चों आपको यहां पे इस प्रकार की भाषा का यहां पे अभ्यास करना पड़ेगा। प्रत्येक फलन की अपनी अपनी विशेषता होगी, उन्हीं विशेषताओं का ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे भाषा का इस्तेमाल करना होगा। तो हमने यहाँ पे क्या भाषा इस्तेमाल की है? चूंकि दिया गया फलन चरघातांकी फलन साइन व कोस के त्रिकोणमितीय फलन के अंतर और गुणनफल का फलन है, और हम जानते हैं कि ये सभी फलन जो हैं वो प्रत्येक बिंदु व प्रत्येक अंतराल में सतत होते हैं। अतः दिया गया जो फलन fx है वो निश्चित तौर पे संवृत अंतराल π/4 से 5π/4 में सतत होगा। तो हमें बच्चों केवल यहां पर यही लॉजिक देना होगा, और यहां पे हम संवृत अंतराल के अंदर जो है इसको सततता प्रूफ कर चुके हैं। अब देखिए बच्चों यहां पे स्टेप 2 के अंदर हमें क्या करना होगा। चरण 2 की अगर मैं बात करूं, स्टेप 2 में जैसा मैंने आपको बताया कि आपको दिए गए फलन का पहले अवकलन करना होगा, और फलन fx के अवकलज को मैं f' से प्रदर्शित कर रहा हूं। तो देखिए बच्चों इसका अवकलन करने का तरीका होगा, यहां पे u इंटू वी लगाना होगा। हमें क्या लगाना होगा? यहां पे u इंटू वी यहां पे रूल लगाना होगा, जिसमें मैंने e की पावर x का अवकलन किया तो e की पावर x आएगा, और यहां पे sin x माइनस कोस x का पार्ट रहेगा कांस्टेंट, और e की पावर x को कांस्टेंट रखते हुए मैंने sin माइनस कोस का अवकलन करेंगे तो sin का अवकलन तो होता है कोस x, और कोस का अवकलन चूंकि माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन एक्स। अब देखिए बच्चों यहाँ पे f' में जैसे मैं e की पावर x दोनों ही पदों में से कॉमन लेता हूं तो मेरे पास यहाँ पर बचेगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और आगे मेरे पास बचेगा यहाँ पे कोस एक्स और प्लस का साइन एक्स। तो देखिए बच्चों यहाँ पे f' का जो मान है वो मुझे क्या प्राप्त होगा? e की पावर x तो बाहर रहेगा, और यहाँ कोस से कोस हो जाएगा कैंसिल, साइन में साइन जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन x। कहने का मतलब मेरे पास फलन का जो अवकलज है वो 2e की घात x और साइन x के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बच्चों आपको यहाँ पे क्या लॉजिक देना होगा फलन के अवकलनीयता से संबंधित। जिस प्रकार से हमने सततता के लिए यहाँ पे फलन की विशेषता का आधार बनाया था, विशेषताओं को आधार बनाया था, उसी प्रकार बच्चों फलन का अवकलन करने के बाद जो हमें अवकलज प्राप्त होता है, हमें केवल यहाँ पे ये शो करना होगा कि जो अवकलज वाला पार्ट हमें प्राप्त हुआ है वो इस अंतराल के किसी भी बिंदु पर अपरिभाषित नहीं होता है। तो आप खुद देखेंगे बच्चों यहाँ पे e की पावर x जो है वो केवल माइनस अनंत पे, x का मान अगर मैं माइनस अनंत लूं या प्लस अनंत लूं, माफ कीजिए, e की पावर x का जो मान है x बराबर अनंत के ऊपर अनंत होता है, जबकि इस अंतराल में कहीं पर भी x का मान अनंत आप नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब e की पावर x जो है वो कभी भी अपरिभाषित नहीं होगा। साइन फलन जो है वो कभी भी अनंत होता ही नहीं है, क्योंकि इसका जो अधिकतम मान है वो +1, जो इसका न्यूनतम मान है वो -1 होता है। इसका मतलब इस अंतराल के, इसके विपरीत अंतराल के किसी भी बिंदु पर ये फलन कभी भी अनंत नहीं होगा, अपरिभाषित नहीं होगा। मतलब इसके विपरीत अंतराल में इस फलन के अवकलज का अस्तित्व होगा, अतः ये फलन अवकलनीय होगा। तो देखो बच्चों लिखने का तरीका क्या होगा? यहाँ पे लिखने का तरीका इसका सिंपल होगा। यहां दिए गए फलन fx के अवकलज
यहां दिए गए फलन एफ एक्स के अवकलज एफ डैश एक्स का विवृत अंतराल में आपको छोटा ब्रैकेट लेके अंतराल वही लेना पड़ेगा π/4 से 5π/4, और दोनों अंतरालों में जो अंतर है वो आप भली भांति जानते हैं। एफ डैश एक्स का विवृत अंतराल π/4 से 5π/4 में अस्तित्व है। क्या है? अस्तित्व है। अतः दिया गया फलन विवृत अंतराल π/4 से 5π/4 में अवकलनीय होगा। 5π/4 में अवकलनीय होगा। तो देखिए बच्चों, यहां पर हमने इसका जो दूसरा चरण है वो भी कंप्लीट कर दिया। एक बार फिर बता देता हूं, जिस तरह से हमने पहले चरण में विशेषताओं को आधार माना था, तो दूसरे चरण में हमने क्या किया है, हमेशा आपको ऐसा ही करना है। दिए गए फलन का आप सबसे पहले अवकलन करेंगे। अवकलन के बाद जो आपको फलन प्राप्त होगा, आपको बस ये सिद्ध करना है, या यूं कहे कि बस आपको हमेशा यही दो लाइनें लिखनी होंगी कि यहां पर दिए गए फलन के अवकलज एफ डैश एक्स का विवृत अंतराल π/4 से 5π/4 में अस्तित्व है। कहने का मतलब इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर यह फलन आपको एक अस्तित्व वाली राशि देगा, आपको अनंत राशि कभी नहीं देगा, अपरिभाषित वाली राशि कभी नहीं देगा। अतः दिया गया फलन जो है वो विवृत अंतराल में क्या हो जाएगा? अवकलनीय हो जाएगा। आपको प्रत्येक बिंदु पे अवकलनीयता जांच करने नहीं बैठना है, ऐसा कोई लॉजिक आपको नहीं लगाना है। आपको अवकलनीयता को जांच करने के लिए इसी फॉर्मेट से होकर गुजरना पड़ेगा प्रत्येक सवाल में। स्टेप 3 देखिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 के अंदर चलते हैं। स्टेप 3 में हमें क्या था, अगर आपको अच्छे से याद हो, स्टेप 3 में हमें चेक करना है एफ ए बराबर है कि नहीं एफ बी के। तो ए के स्थान पे तो π/4 है और बी के स्थान पे 5π/4 है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे फलन दिए हुए फलन में जब मैं x के स्थान पे π/4 रखता हूं तो f π/4 का मान मुझे क्या प्राप्त होगा? मुझे प्राप्त होगा e की पावर π/4, यहां आएगा sin π/4 माइनस का cos π/4। तो आप देखेंगे बच्चों, यहां पे sin 45 और cos 45 का मान जो होता है वो बिल्कुल समान होता है, 1/√2। इसका मतलब दोनों वैल्यू माइनस होकर 0 वैल्यू प्रदान करेगी। तो आपको f π/4 का मान जो है वो 0 आएगा। इसी प्रकार बच्चों, जब मैं यहाँ पे f 5π/4 का मान निकालूंगा तो मुझे यहाँ पे e के ऊपर 5π/4 और मुझे यहाँ पे sin 5π/4 और यहाँ पर माइनस का मुझे cos 5π/4 प्राप्त होगा। आप देखेंगे बच्चों की sin 5π/4 और cos 5π/4 का मान भी इक्वल होता है, इसी वजह से दोनों का डिफरेंस 0 आएगा। कहने का मतलब f 5π/4 का मान भी आपको 0 प्राप्त होगा। तो देखा बच्चों आपने यहाँ पे जो तीसरा स्टेप था उसमें आपको f π/4 जो है वो बराबर प्राप्त हो जाता है f 5π/4 के। तो यानी रोले की प्रमेय का जो तीसरा चरण था वो भी बिल्कुल यहाँ पे सत्य साबित हुआ है। यहाँ पे एफ ए बराबर हो चुका है एफ बी के। तो अब यहाँ पर एक विवृत अंतराल π/4 से 5π/4 में एक ऐसे बिंदु C का अस्तित्व होगा जिसके लिए एफ डे सी का मान क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। तो बचा हुआ पार्ट आपको किस प्रकार से लिखना है वो आप ध्यान से देखिए। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा पार्ट जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, यहां पर लिखने करने के बाद जैसे मुझे एफ ए बराबर एफ बी प्राप्त होता है, उसके बाद मैं यहां पे क्या लिखूंगा? अतः विवृत अंतराल π/4 से 5π/4 में एक बिंदु C इस प्रकार विद्यमान होगा कि जिसके लिए एफ डे सी का मान हमें क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। अब देखिए बच्चों, यहां से सी का मान कैसे निकालेंगे? एफ डे सी कहां से आएगा? जो फलन आपने लिया था, आपने वहां से उसका अवकलन करके आपने दूसरे चरण में एफ डैश एक्स प्राप्त किया था। याद रखो बच्चों, आपने दूसरे चरण में उस फलन का अवकलन करके एफ डैश एक्स प्राप्त किया था। उसी फलन में आपको एक्स के स्थान पे सी रखना है, तो उसके अवकलज में जहां पर भी एक्स होगा वहां पर सी आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहां से एफ डैश सी का मान क्या आएगा? 2 × e की पावर c
और यहाँ पर आ जाएगा साइन सी और बराबर में आएगा 0। फिर से सुन लो बच्चों, यहाँ से जो एफ डे सी का मान है वो कहाँ से प्राप्त होगा? दूसरे चरण में जो फलन का अवकलन करके हमने एफ डे एक्स निकाला था, हमेशा वहीं पर एक्स के स्थान पे सी रखोगे तो आपको एफ डे सी प्राप्त हो जाएगा। उसके बराबर आपको रूल के अनुसार 0 लेना है और यहाँ से आपको सी का मान निकालना है। देखिए बच्चों, ये दोनों अचर राशि हैं, ये 0 की तरफ चली जाएंगी। यहाँ से आपको साइन सी बराबर प्राप्त होगा 0 और आप अच्छे से जानते हैं कि साइन पाई का जो मान होता है, साइन पाई का जो मान होता है वो 0 डिग्री होता है। तो साइन पाई का मान 0 होता है, तो यहाँ से सी का मान जो है वो आपको पाई प्राप्त होगा। पाई जो है वो विवृत अंतराल π/4 से 5π/4 के बीच की एक राशि को दर्शाता है। अतः बच्चों यहाँ पे आपको c बराबर जो पाई प्राप्त हुआ है वो विवृत अंतराल π/4 से 5π/4 के बीच की एक वैल्यू है, जहां π/4 का मतलब 45 डिग्री और 5π/4 225 डिग्री के आसपास 225 डिग्री होता है। और जो ये पाई जो है 180 डिग्री वो विवृत अंतराल के बीच में आता है। अतः यहाँ पे रोले की प्रमेय का सत्यापन होता है। अतः रोले की प्रमेय का सत्यापन होता है। अतः यहाँ पे रोले की प्रमेय का सत्यापन होता है। तो देखा बच्चों आपने, हमने यहाँ पे कौन कौन से चरण जो है हमने यहाँ पे किस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से हम यहाँ पे सत्यापन तक पहुँचे हैं। सबसे पहले एक बार फिर पूरा आप विवरण सुन सकते हो। सबसे पहले आपने दिए गए फलन को समृत अंतराल के अंदर जो है समृत अंतराल में सतत प्रूफ किया था, जिसके लिए आपने फलन की विशेषता को आधार बनाया था। अवकलनीयता के लिए जो दूसरा चरण है उसमें आपने फलन का अवकलन करके उसके अवकलज को प्राप्त किया था और आपने ये साबित कर दिया था कि विवृत अंतराल के अंदर जो है इस फलन के अवकलज का अस्तित्व है। अतः दिया गया फलन इसके विवृत अंतराल में अवकलनीय होगा, जो कि आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल करना है। तीसरे चरण में आपने एफ ए और एफ बी यानी यहाँ पर एफ π/4 और एफ 5π/4 का जैसे आपने मान निकाला दिए हुए फलन के हिसाब से, तो वो आपको 0 0 यानी कि आपस में बराबर प्राप्त हुआ है। इसका मतलब रोले प्रमेय की जो तीसरी शर्त है वो भी यहाँ पे सत्य साबित होती है। अगर तीसरी शर्त यहाँ पे सत्य साबित होती है तो एक ऐसे बिंदु विवृत अंतराल में एक ऐसे बिंदु सी का अस्तित्व होगा जिसके लिए एफ डे सी का मान 0 प्राप्त होगा। अब एफ डे सी आप कहां से प्राप्त करोगे? दूसरे चरण के अंदर जो आपने एफ डे एक्स निकाला है वहां पे सिंपल एक्स के स्थान पे सी रखोगे और वहां से आप जो है सी का मान प्राप्त करोगे। जैसे मैंने इसी सवाल में सी का मान जो है वो पाई प्राप्त की है। हालांकि साइन सी बराबर 0 होने पर सी के मान हमें और भी प्राप्त होते हैं, लेकिन आपको वही मान यहां पे निकालना है जो इस दिए गए अंतराल के विवृत अंतराल के अंदर आता हो, जो दिए गए अंतराल के अंदर आता हो, क्योंकि तभी आपकी रोले की प्रमेय का सत्यापन माना जाएगा। अदरवाइज अगर ऐसा कोई भी बिंदु आप प्राप्त करने में असमर्थ हो तो यहाँ पे उस प्रमेय का सत्यापन नहीं होगा। तो देखा बच्चों आपने, आज हमने रोले और मध्यमान प्रमेय का थ्योरेटिकल पार्ट, ज्यामितीय रूप, वो दोनों बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं और हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूरी तरह से कर लिया है। अब हम लोग जो है कल इस क्वेश्चंस को, अब आगे क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे। अब हर क्वेश्चंस के अंदर इस तरह से थ्योरेटिकल पार्ट नहीं लिखेंगे, केवल आपको जो प्रैक्टिस वाला जो पार्ट है, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। थ्योरेटिकल पार्ट मैं आपको बोल के बताऊंगा, पीडीएफ के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा और आपको अच्छे से अभ्यास करना होगा उन भाषा के ऊपर जो भाषा शैली मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की है। और अगर इस प्रकार की भाषा शैली आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं पूरे क्वेश्चन के अंदर, निश्चित तौर पे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कहीं पर भी आधा नंबर भी कटने की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। कोई भी फिर भी कोई डाउट्स आपके मन में हो, कोई भी चीज़, कोई भी पार्ट आपको समझ में नहीं आया हो, आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।